अच्छा, तो ज़रा सोचिए, आपकी प्रोसेस डिज़ाइन हो चुकी है, आपके पीपीक्यू बैच भी चल गए हैं और हाँ, सबसे ज़रूरी वैलिडेशन रिपोर्ट पर साइन भी हो गया है। तो शैंपेन खोलने का टाइम हो गया? काम खत्म है ना? अक्सर यही लगता है। पर क्या सच में काम पूरा हो गया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असलियत तो ये है कि एफडीए और ईएमए जैसी संस्थाओं के लिए प्रोसेस वैलिडेशन कोई एक बार का काम नहीं है जिसे करके भूल जाएं। नहीं, ये एक पूरा लाइफ साइकिल है। तो आज हम इन्हीं 5 हिस्सों पर बात करेंगे और समझेंगे कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस वेरिफिकेशन आखिर है क्या और क्यों जरूरी है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। और सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो फिनिश लाइन वाली सोच है ना, वो अब क्यों काम नहीं करती और सच कहें तो थोड़ी खतरनाक भी क्यों है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस वेरिफिकेशन या सीपीवी है क्या? देखिए, ये एक ऐसा ढांचा है जो लगातार भरोसा बनाए रखने में मदद करता है। मतलब हमें लगातार ये पक्का करना होता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल में है। और यही वो चीज़ है जो एफडीए और ईएमए जैसी रेगुलेटरी बॉडीज चाहती हैं। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है एक पायलट के बारे में सोचना। अब देखिए, कोई भी पायलट एक लंबी फ्लाइट पर सिर्फ ऑटो पायलट लगाकर सो तो नहीं जाता है ना। उसे लगातार कॉकपिट के गेज पर नजर रखनी पड़ती है। बिल्कुल, यही लॉजिक यहाँ भी लागू होता है। लगातार निगरानी सबसे जरूरी है। तो सीपीवी के ये 3 पिलर्स हैं। पहला, ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करता है। मतलब कोई गड़बड़ होने से पहले ही हमें ट्रेंड्स का पता चल जाता है। दूसरा, इससे हमारी प्रोसेस की समझ और गहरी होती है। और तीसरा, ये एक रेगुलेटरी ज़रूरत भी है। तो ये सिर्फ नियम कानून का पालन करना नहीं है, बल्कि अपनी प्रोसेस को अंदर बाहर से समझना है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि सोच में कितना बड़ा बदलाव आया है। पहले जो एक बार करके खत्म करो वाली मानसिकता थी, अब वो एक लगातार चलने वाले सिस्टम में बदल गई है। हम अब किसी प्रॉब्लम के होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि उसे होने से पहले ही रोकने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे असल में लागू कैसे किया जाए? चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की। देखते हैं कि सीपीवी प्रोग्राम को लागू करने का डेटा ड्रिवन तरीका क्या है। एक अच्छा सीपीवी प्रोग्राम बनाने के लिए ये 4 बुनियादी कदम हैं। सबसे पहले ज़रूरी पैरामीटर्स को पहचानना, फिर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल यानी एसपीसी का इस्तेमाल करना, इसके बाद डेटा इकट्ठा करने की एक ठोस स्ट्रैटेजी बनाना और आखिर में इन सबको एक फॉर्मल सीपीवी प्लान में ढालना। याद रखिए, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, ये डेटा पर आधारित एक डिसिप्लिन है। और इन सब में सबसे अहम है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल यानी एसपीसी। असल में यही सीपीवी की जान है। इसमें कंट्रोल चार्ट्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल होता है जो हमें समय के साथ डेटा को ट्रैक करने में मदद करते हैं और बताते हैं कि प्रोसेस स्टेबल है या नहीं। अच्छा, अब डेटा कलेक्शन की जो स्ट्रैटेजी है उसके भी 2 हिस्से होते हैं। एक होता है इनिशियल सीपीवी, मतलब स्टेज 2 वैलिडेशन के ठीक बाद, जब हम ज्यादा बार और ज्यादा बारीकी से मॉनिटरिंग करते हैं। और फिर जब हमें भरोसा हो जाता है कि प्रोसेस स्थिर है, तब हम रूटीन सीपीवी पर आ जाते हैं, जो कि एक लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग है। और हाँ, एक लिखित सीपीवी प्लान होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इससे सब कुछ साफ रहता है। प्लान में ये सब लिखा होना चाहिए। हम किन पैरामीटर्स को माप रहे हैं, कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं और सबसे ज़रूरी, डेटा को रिव्यू करने की जिम्मेदारी किसकी है। इससे हर कोई जवाबदेह रहता है। तो सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? असल दुनिया में तो चीज़ें गड़बड़ होती हैं। तो सवाल यह है कि जब डेटा किसी प्रॉब्लम की तरफ इशारा करे तब क्या करना चाहिए? सोचिए, आप अपना कंट्रोल चार्ट देख रहे हैं और अचानक एक लाल डॉट दिखता है, एक आउट ऑफ ट्रेंड या ओटीटी रिजल्ट। इसका मतलब है कि आपका डेटा उस सीमा से बाहर चला गया है जिसकी उम्मीद थी। जाहिर है, ये किसी भी टीम के लिए एक मुश्किल सिचुएशन हो सकती है। लेकिन यहाँ सबसे पहली और ज़रूरी बात है, घबराना नहीं है। एक ओटी रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि सब कुछ फेल हो गया है। नहीं, ये बस एक सिग्नल है, एक संकेत है कि प्रोसेस में कुछ बदल रहा है। इसे एक मौका समझना चाहिए जांच पड़ताल करने का, न कि एक फेलियर। तो जब भी ऐसा कोई सिग्नल मिले तो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से रिस्पॉन्ड करना होता है। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, इन्वेस्टिगेशन यानी जांच पड़ताल। दूसरा, रिस्क असेसमेंट यानी जोखिम का मूल्यांकन। और तीसरा, फीडबैक लूप
ये 3 चरणीय प्रोसेस हमें ऐसे ट्रेंड्स को संभालने का एक साफ रास्ता दिखाती है। रिस्क असेसमेंट का मकसद ये पता लगाना है कि ये जो बदलाव दिख रहा है कहीं वो हमें किसी बड़ी नाकामी की तरफ तो नहीं ले जा रहा। इसे नापने के लिए CPK यानी प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स एक बहुत ही काम का मेट्रिक है। आसान भाषा में कहें तो CPK हमें बताता है कि हमारी प्रोसेस कितनी काबिल और स्थिर है। अगर CPK गिर रहा है तो मतलब है कि प्रोसेस की क्षमता कम हो रही है। और यहीं पर लाइफ साइकिल वाला कॉन्सेप्ट असल में काम आता है। ये जो फीडबैक लूप है ना, यही इस पूरे चक्र को पूरा करता है। मतलब स्टेज 3 से जो डेटा और जानकारी मिलती है वो वापस स्टेज 1 यानी डिज़ाइन या स्टेज 2 यानी क्वालिफिकेशन को बेहतर बनाने के काम आती है। अक्सर लोग इसी स्टेप को भूल जाते हैं, लेकिन यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि एक मजबूत CPV प्रोग्राम को लागू करने का असली फायदा क्या है। ये एक लाइन सब कुछ बता देती है। स्टेज 3 CPV का मतलब सिर्फ किसी संकट के आने पर एक्शन लेना नहीं है, बल्कि संकट को आने से रोकना है। ये एक प्रोएक्टिव यानी पहले से तैयारी वाली रणनीति है। तो फर्क साफ है। एक तरफ है वो कंपनी जो बस उम्मीद करती है कि प्रोसेस कंट्रोल में रहेगी, कह सकते हैं कि वो किस्मत के भरोसे है। और दूसरी तरफ है क्वालिटी ड्रिवन कंपनी जो जानती है कि उसकी प्रोसेस कंट्रोल में है क्योंकि वो डेटा का इस्तेमाल करके गड़बड़ियों को रोकती है, न कि उनके होने का इंतजार करती है। और आखिर में इन सब तकनीकी बातों का मकसद बस एक ही है, ये पक्का करना कि हर एक मरीज तक जो प्रोडक्ट पहुंचे वो सुरक्षित हो, असरदार हो, हर बैच में बिना किसी चूक के। तो हम इस चर्चा को इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं जो हर मैन्युफैक्चरर को खुद से पूछना चाहिए। क्या आपकी प्रोसेस किस्मत के भरोसे चल रही है या फिर क्वालिटी के दम पर?